गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन एसएसटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का जो लेसन नंबर 14 है जिसका नाम है मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज, आज उसको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए अपने लेसन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है मानव संसाधन। तो लिखा हुआ है भारत की जनसंख्या में वृद्धि। लिखा है किसी देश के मानव संसाधन के अंतर्गत वहाँ की जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है। किसी राष्ट्र का विकास उस देश के प्राकृतिक संसाधनों के विकास के साथ साथ वहाँ के मानचित्र संसाधनों के विकास पर निर्भर करता है। किसी देश के मानवीय संसाधन जनसंख्या का कितना विकास हुआ है यह कई तथ्यों के अध्ययन से पता चलता है। उन तथ्यों में वहाँ की जनसंख्या की वृद्धि, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता का स्तर तथा जनसंख्या प्रवास की स्थिति आदि सम्मिलित किए जाते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 16.7% है, अर्थात 16.7% है। अर्थात भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की कुल जनसंख्या की कितनी है? 16, ठीक है, 0.7%। जबकि यहाँ का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4 या 2.4% है। भारत की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत जो है क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। विश्व का पहला सबसे बड़ा देश कौन है? ये तो सभी को पता होगा। ये होता है कौन? चीन, जिसको चाइना बोलते हैं। अच्छा, अगर तीसरा देश पूछा जाए आपसे तो क्या बताएंगे? जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा? तो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा? अमेरिका। लेकिन भारत कौन सा है? दूसरा। तो चीन विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अब जानते हैं जनसंख्या वृद्धि का कालिक प्रारूप। भारत में प्रथम जनगणना सन 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना सन 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, किंतु प्रथम सुव्यवस्थित जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी। उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ थी। सन 1901 से 2011 तक दशक बार जनसंख्या वृद्धि नीचे दी गई है। देखें और विभिन्न दशकों में होने वाली वृद्धि का और ह्रास का जो है उसको हम क्या करेंगे? देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक मानचित्र भी बना है। सभी बच्चे इसको भी देख लें कि भारत में किस प्रकार से जो जनसंख्या है वो प्रति व्यक्ति घनत्व किस अनुसार है। 2011 की जनगणना के अनुसार दिया गया है। तो सबसे पहले वर्ष 1901 को देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? वर्ष 1901 में 23.83 मतलब 23.83 करोड़ थी। फिर 1911 में हुई 25.20 अर्थात 25.20, ठीक है। 1921 में कितनी हो गई? 25.13, ठीक है। फिर 1931 में कितनी हो गई? 27 करोड़ हो गई। फिर 1941 में देखते हैं जनसंख्या हो गई 31.86 करोड़। फिर 1951 में 36.10। फिर 1961 में 43.92 करोड़। फिर 1971 में 54.81 करोड़। फिर 1981 में 68.38 करोड़। 1991 में 84.43 करोड़। फिर आता है 2001 में 102.70 है ना भैया। और 2011 में 121 करोड़ अर्थात 1 अरब 21 करोड़ और 0.08, ठीक है।
तो अभी 2000 हर 10 वर्ष के पश्चात होती है। अब 2021 में नहीं हो पाई कोरोना की वजह से, अब देखो 22 या 23 में कभी भी होगी जनगणना, तब फिर पता चलेगी कि जनसंख्या कितनी हो गई है। तो उपर्युक्त आंकड़ों को देखने से स्पष्ट होता है कि सन 1901 से लेकर 1911 तक जनसंख्या में मामूली वृद्धि, 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रही। इसके कारण था कि इस दौरान देश में महामारी, दुर्भिक्ष और अन्नाभाव के कारण मृत्यु दर बहुत ऊंची 40 प्रति हजार हो गई थी। 1901 से 1951 के दौरान देश की जनसंख्या में धीमी वृद्धि हुई। इसका कारण मृत्यु दर में थोड़ी कमी हुई, किंतु जन्म दर यथावत बनी रही। वर्ष 1951 के बाद देश में अप्रत्याशित दर से जनसंख्या वृद्धि हुई। 1951-2011 के 60 वर्षों में जनसंख्या लगभग 2.5 गुनी बढ़ गई। इसका कारण देश में खाद्य आपूर्ति में सुधार तथा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार माना जाता है। वर्तमान समय में मृत्यु दर काफ़ी कम होकर 7.3 प्रति हजार के लगभग हो गई है, जबकि जन्म दर आज भी 20.2 प्रति हजार के उच्च स्तर पर विद्यमान है। 1981 के बाद से देश की जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार थोड़ी कम अवश्य हुई है, परंतु अभी वह सामान्य से उच्च है। भारत के गुजरात, पांडिचेरी, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मिजोरम, मेघालय आदि राज्यों में वृद्धि जनसंख्या 20 से 30 प्रति हजार के मध्य है। कितनी है? 20 से 30 हजार के मध्य है। भारत का जनसंख्या घनत्व एक निश्चित समय में इकाई क्षेत्र में निवास करने वाली मनुष्यों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत भौतिक विविधताओं वाला देश है। इसी कारण देश के प्रत्येक भाग में एक समान जनसंख्या वितरण नहीं मिलता है। सभी जानते हैं भारत जो है एक समान देश में मौसम नहीं रहता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का है, ठीक है। तो अलग अलग भागों में अलग अलग तरह की से जनसंख्या रहती है। कहीं अत्यंत सघन जनसंख्या का केंद्रण है तो कहीं विरल जनसंख्या का। भारत के जनसंख्या घनत्व का विवरण निम्न 5 वर्गों में प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले आता है अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। इसके अंतर्गत 1000 से अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या वाले राज्य सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे बिहार। सघन जनसंख्या वाले, इसके अंतर्गत 500 से 1000 जनघनत्व वाले क्षेत्र आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, केरल आदि। सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र, इसके अंतर्गत 250 से 500 जनघनत्व वाले क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम तथा त्रिपुरा आदि। उसके बाद न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र आते हैं। कौन से? न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्रों में देखिए क्या होता है कि इसके अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जिनका जनघनत्व 100 से 250 के मध्य है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा नागालैंड आदि। फिर आता है सबसे लास्ट में विरल जनसंख्या, जहाँ बहुत ही कम जनसंख्या निवास करती है। तो इसके अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जिनका जनघनत्व 100 से कम है, जैसे अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अब आते हैं भारत में लिंगानुपात। लिंगानुपात सभी लोग जानते हैं क्या होता है कि महिलाओं और पुरुषों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं? लिंगानुपात। तो लिंगानुपात का तात्पर्य किसी देश, प्रदेश या क्षेत्र की जनसंख्या में स्त्री पुरुष के अनुपात से लगाया जाता है। इसे प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या में अभिव्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी देश का लिंगानुपात 933 है तो इसका अर्थ यह हुआ कि 1000 पुरुषों पर 933 स्त्रियां हैं। यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रतिकूल लिंगानुपात। यदि 1000 पुरुषों के पीछे 1000 से कम स्त्रियां हैं तो इस स्थिति में प्रतिकूल लिंगानुपात कहते हैं। और अनुकूल लिंगानुपात क्या होता है? यदि 1000 पुरुषों के पीछे 1000 से अधिक स्त्रियां हैं तो इस स्थिति को अनुकूल लिंगानुपात कहते हैं। तो
प्रतिकूल लिंगानुपात अर्थात जब पुरुषों स्त्रियों की संख्या समान ना हो तो प्रतिकूल, और जब समान अनुपात होता है तो उसे अनुकूल कहते हैं। तो भारत में लिंगानुपात की वर्तमान स्थिति, संपूर्ण देश का औसत लिंगानुपात 943 है, किंतु भारत के अलग अलग भागों में स्थिति भिन्न भिन्न है। इसका एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। 800 से कम लिंगानुपात, इसके अंतर्गत दमन द्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि का लिंगानुपात सम्मिलित किया गया है। 800 से 900 के मध्य लिंगानुपात, इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हरियाणा तथा पंजाब आदि को सम्मिलित किया जाता है। 9 से 950 से इसके अंतर्गत राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आदि राज्यों को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 4 आता है 950 से 1000 के मध्य, इसके अंतर्गत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु आदि राज्यों में सम्मिलित किया जाता है। 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य, इसके अंतर्गत एकमात्र राज्य केरल को सम्मिलित किया जाता है। वहाँ का लिंगानुपात 1084 से अधिक है, अर्थात वहाँ पर पुरुषों की संख्या में महिलाएं ज़्यादा हैं। भारत में साक्षरता की स्थिति, साक्षरता उस अनुपात का द्योतक है जो किसी समाज में पढ़े लिखे लोगों की संख्या को बताता है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, अर्थात यदि किसी समाज में 100 व्यक्तियों में से 60 लोग पढ़े लिखे हैं तो वहाँ का साक्षरता प्रतिशत 60% कहा जाएगा। स्वतंत्रता के बाद हुई प्रथम जनगणना में भारत में साक्षरता का स्तर 18.3% था, या 1961 में 28.3%, 1971 में 34.4%, 1981 में 43.6%, 1991 में 52.2% तथा 2011 में 74.04% हो गया, अर्थात इसमें लगातार वृद्धि होती रही। स्पष्ट है कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2011 की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में साक्षरता का स्तर 67.68% था। भारत के भिन्न राज्यों में भी साक्षरता का स्तर भिन्न भिन्न है। एक संक्षिप्त जो विवरण है उसको देख लेते हैं। 75 से कम साक्षरता वाले राज्य, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार, आंध्र प्रदेश आदि राज्य सम्मिलित हैं। 75 से 80% साक्षरता वाले राज्य कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात तथा कर्नाटक आदि। 80 से 85% साक्षरता वाले राज्य, इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु आदि राज्य सम्मिलित हैं। 85 से 90% साक्षरता वाले राज्य, इसके अंतर्गत त्रिपुरा राज्य सम्मिलित है। और 91 से अधिक साक्षरता, इसके अंतर्गत केरल और मिजोरम राज्यों को सम्मिलित किया गया है, अर्थात सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। जनसंख्या स्थानांतरण या प्रवास क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। जनसंख्या प्रवास का अर्थ उस स्थिति से है जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी कारणवश अपना स्थान छोड़कर अल्प समय अथवा दीर्घ समय के लिए अन्य स्थान पर चला जाता है। जनसंख्या स्थानांतरण क्या होता है? जब कोई क्या होता है, किसी जगह के लोग, ठीक है, एक स्थान को त्याग कर दूसरे स्थान पर चले जाएं, ठीक है, या कुछ समय बाद आ जाएं या कभी लौट कर ना आए, ठीक है, बात एक ही होती है, वो जनसंख्या का स्थानांतरण कहा जाता है। गांव के लोग रोजगार की तलाश में नगरों में जाते हैं। देश के हजारों लोग दूसरे देशों में भी जाते हैं। बहुत से लोग देखा होगा आपने, यहाँ से भी विदेश जाते हैं, ठीक है, वहाँ इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि सेवाओं से जुड़कर आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं। यह सभी प्रवास के उदाहरण हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।